दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआरएफ सक्सेस पॉइंट पे। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट जेआरएफ का यूनिट 9 का निबंध पढ़ेंगे हम। जो यूनिट 9 में निबंध है उसमें से एक निबंध है उठ जाग मुसाफिर, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, अभी हम जो है तो क्या करेंगे, पहले पीवाईक्यू देखेंगे। जो उस निबंध से रिलेटेड पीवाईक्यू है हम उनको पहले पीवाईक्यू देखेंगे। उसके बाद हम उसके प्रमुख लेखक के बारे में तथ्य पढ़ेंगे, लेखक के बारे में प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे, फैक्ट, और उसके बाद फिर हम आएंगे निबंध पर। आप देखोगे कि जो हम फैक्ट पढ़ेंगे वो पूरे के पूरे फैक्ट हमारे पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे। पहले मैं आपको पीवाईक्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आप क्या है, आप देखना कि कैसे आप पीवाईक्यू कर लेते हो खुद से। अभी आपको पीवाईक्यू कठिन लगेंगे, लेकिन जैसे पढ़ा दूंगा मैं उसके बाद ईजी हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, बस आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट ए है तो क्या है, विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण हैं। स्टेटमेंट 2, विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं। ठीक है, विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। स्टेटमेंट 4, विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी है भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण पर छोंक बखार सब भोजपुरी का है। विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकार का प्रतिफल है। देखो, आप ये देखो कि नेट जेआरएफ का जो पैटर्न है, अपना नेट जेआरएफ का जो पैटर्न है, तो वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप ये देखो। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है, तो इनमें से कौन विवेकी राय का निबंध संग्रह नहीं है। अभी इसी क्वेश्चन को वो क्रोनोलॉजिकली पूछ सकता है कि निम्नलिखित विवेकी राय के निबंध संग्रह को क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधों को कालानुक्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह कुछ हमारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में यूजीसी नेट के, और इस निबंध से 2023 में 3 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अब हम आते हैं अपने प्रमुख तथ्य की तरफ। जो हमारे तथ्य हैं कुछ, देखिए लेखक परिचय की। तो जो हमारे लेखक हैं विवेकी राय, उनका जन्म कब हुआ था, 19 नवंबर 1924 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 22 नवंबर 2016 को वाराणसी में हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। उनके पिता का नाम शिवपाल है और माता का नाम जबिता देवी था। उनका साहित्य में योगदान की बात करें तो इन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं, 50 से प्लस पुस्तकें लिखी हैं। और इनका जो निबंधों की रचना रही है तो इन्होंने ललित निबंध कथा सहित और कविता लिखा है। इन्हें यश भारती पुरस्कार मिल चुका है, प्रेमचंद पुरस्कार मिल चुका है, और 4 शिव पूजन सहाय भी इन्हें मिल चुका है। इनके निबंध जो हैं तो किस श्रेणी में आते हैं, तो इनके निबंधों में ग्रामीण जीवन की सोधी महक के साथ सांस्कृतिक वर्णन देखने को मिलता है। आंचलिक चेतना और ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को ये कवर करते हैं। ठीक है, और इनका अगर शिक्षा और अध्यापन की बात की जाए तो इन्होंने गाजीपुर के एक पीजी कॉलेज में जो है तो लेक्चरर के तौर पर काम किया है। गाजीपुर के पीजी कॉलेज में लेक्चरर के तौर पे काम किया है, और बाद में उसी कॉलेज में एचओडी के तौर पे भी काम किया है, हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में। उसके बाद इन्होंने जो है तो ये ललित निबंध जो विधा होती है तो इसके प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र की परंपरा के निबंधकार हैं। बाकी हमने पढ़ लिया कि इनके जीवन पे ग्रामीण जीवन की सोधी महक मिलती है। इन्होंने अपने निबंध पे सांस्कृतिक वर्णन किया है। कथा साहित्य की बात की जाए तो उनके निबंधों, उनके उपन्यासों, कहानियों में ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं, किसानों, मजदूरों और स्त्रियों की उपेक्षित पीड़ा को सीधे तौर पर सच्चे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद चलिए अभी जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन पे क्या है, उनका जन्म कब हुआ था, आप बताइए उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, 19 नवंबर 1924। मृत्यु कब हुई थी, 22 नवंबर 2016। उनके पिता का नाम क्या था, आप बताइए। शिवपाल। माता का नाम क्या था, जबिता देवी। ठीक है, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिला, आप बताइए। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, उन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले। नंबर 1 कौन सा है, नंबर मैंने नहीं रखता, लेकिन ठीक है बताइए कौन सा। पहले एक पुरस्कार मिला, 3 पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन सा है। प्रेमचंद पुरस्कार, सही है क्या। यश भारती पुरस्कार, मैं गलत तो नहीं हूँ, आप बताइए आप लोग। उसके बाद क्या है, शिव पूजन सहाय पुरस्कार, शिव पूजन
सहाय पुरस्कार। ठीक है, अभी जो हमने फैक्ट पढ़ा वो इतना पढ़ा। ऊपर से क्या पढ़ा कि इन्होंने पीजी कॉलेज में एचओडी के तौर पे काम किया है। ठीक है, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। उसके बाद आते हैं कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र के परंपरा के माने जाते हैं, ग्रामीण जीवन के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं। तो इनके कुछ प्रमुख निबंधों में किसानों का देश 1956 पे लिखा गया निबंध है। एक इनका निबंध है किसानों का देश 1956 पे, गांव की दुनिया 1957 पे, त्रिधारा 1958 पे, फिर बैतलवा डाल पर 1962 पे। इसी नाम का एक निबंध संग्रह भी है। फिर बैतलवा डाल पर इसी नाम का एक निबंध संग्रह है और निबंध भी है। तो 1962 में, जुलूस रुका 1977 में, आस्था और चिंतन 1991 में, गमवई गंध गुलाब 1980 में, नया गांव नाम 1984 में। तो जो गमवई गंध गुलाब है इस नाम से भी एक निबंध संग्रह है। ठीक है, एक निबंध संग्रह फिर बैतलवा डाल पे और दूसरा निबंध संग्रह गमवई गंध गुलाब। उसके बाद है ये आम रास्ता नहीं है 1988 में, इस नाम से भी एक निबंध संग्रह है, आम रास्ता नहीं है इस नाम से। जगत तपोवन सो कियो 1995 में, वन तुलसी की गंध 2002 में, जीवन अज्ञात गणित 2004 में और उठ जाग मुसाफिर 2012 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, यहाँ पे उनके 4 निबंध संग्रह हमने देखे। कौन कौन सा देखा? फिर बैतलवा डाल पर, और कौन सा था? गमवई गंध गुलाब, गमवई गंध गुलाब था ये वाला एक ये था फिर बैतलवा डाल पे। और नंबर तीसरा कौन सा है? आम रास्ता नहीं है। और चौथा उठ जाग मुसाफिर। यहाँ पे हमने 4 इनके निबंध संग्रह भी देख लिए। जो इनका सन है आप नोट कीजिएगा। ठीक है, अभी आप एक बार रिवीजन कीजिए, अभी आप इसको बार बार मन पे माइंड कर लीजिए, उसके बाद मैं पूछता हूँ, फिर आप बताइएगा। ठीक, हाँ, तो आप इसको ढक लीजिए। बताइए, किसानों का देश कब प्रकाशित हुआ? यहाँ पे निबंध संग्रह दिए हुए हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। जो मैंने वहाँ पे बताया था, जो हम लोग ऑलरेडी इसको एक बार पढ़ चुके हैं, वहाँ पर निबंध वाले स्लाइड पे पढ़ा हमने, यहाँ पे पढ़ा है। और अभी यहाँ पे आप लोग निबंध संग्रह पढ़ लीजिए अलग से, और इनको आप याद कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपका। आप लोग ध्यान से बताइएगा, किसानों का देश कब प्रकाशित हुआ? किसानों का देश कब प्रकाशित हुआ? 1956। गांव की दुनिया 1957। ठीक है, त्रिधारा 1958। देखो लाइन से एकदम क्रम से 1958। फिर बैतलवा डाल पर 1962। जुलूस रुका है 1977। और आस्था और चिंतन 1991। गमवई गंध गुलाब 1980। नया गांव नाम 1984। एकदम क्रम से हैं, ऐसा भी नहीं कि ऊपर नीचे, एकदम क्रम से हैं। आम रास्ता नहीं है 1988। जगत तपोवन सो कियो 1995। वन तुलसी गंध 2002। जीवन अज्ञात गणित 2004। उठ जाग मुसाफिर 2012। अब इनको याद कैसे करना है? देखो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप ये देखो कि 2000 देखो कुछ 2000 के बाद के हैं। तो जो 2000 के बाद के उनके निबंध हैं तो 3 हैं। कौन कौन से? वन तुलसी की गंध 2002 में, जीवन अज्ञात गणित 2004 में, और उठ जाग मुसाफिर 2012 में। तो ये ध्यान रखो कि अभी ये निबंध तो ऐसे याद होगा ना कि वन तुलसी की गंध 2002 में, जीवन अज्ञात गणित 2004 में, उठ जाग मुसाफिर 2012 में। तो 3 निबंध तो ऐसे याद होगा कि 2000 के बाद के 3 निबंध हैं। उसके बाद आप इस तरह याद कीजिए कि जैसे 1960 के पहले कितने हैं? तो 1960 के पहले 3 हैं। 1960 के पहले कौन कौन से 3 हैं? किसानों का देश 1956, गाँव की दुनिया 1957 और त्रिधारा 1958। ठीक है, ये 3 निबंध यहाँ पे याद हो गए और 3 निबंध वहाँ पे याद हो गए थे। अब बचे बीच के कौन सा बचा? जुलूस रुका है 1977, आस्था चिंतन 1991, गमवई गंध का गुलाब 1980, नया गांव का नाम 1984। आम रास्ता नहीं है कब? 1988। अभी जब आप निबंध संग्रह करोगे तो वहाँ पे भी 4 निबंध कवर हो जाएंगे। कौन कौन से? जो यहाँ पे आपके निबंध संग्रह में है, जैसे कि फिर बैतलवा डाल पर 1962, गमवई गंध का गुलाब 1980, आम रास्ता नहीं 1988, उठ जाग मुसाफिर 2012। तो ये 4 वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो इस तरह करके आप निबंध संग्रह इनके निबंध याद कर सकते हैं। एक तो 1960 के पहले के कितने निबंध हैं, उसके बाद 2002 के बाद के कितने निबंध हैं, उसके बाद निबंध संग्रह इतने हो गए। अब बचे कुछ निबंध वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब आ गए आप निबंध संग्रह पे। तो क्या फिर बैतलवा डाल पर कब है? 1962। गमवई गंध गुलाब 1980। यह आम रास्ता नहीं है 1988।
उठ जाग मुसाफिर 2012। ठीक है, तो ये इनके कुछ निबंध हैं। अभी आप इनको याद कर लीजिए। अभी चलिए मैं आपसे एक पूछता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे पूछता हूँ। चलिए यहाँ पे अभी आप बताइए, फिर बेतलवा डाल पर कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, फिर बेतलवा डाल पर कब प्रकाशित हुआ बताइए? 1962। ठीक है, गमवई गंध गुलाब कब प्रकाशित हुआ? गमवई गंध गुलाब कब प्रकाशित हुआ? 1980। यह आम रास्ता नहीं है कब प्रकाशित हुआ? बताइए बताइए। 1988। और उठ जाग मुसाफिर कब प्रकाशित हुआ? 2012। इस तरह करके आप जो है तो ये निबंध संग्रह याद कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इनके निबंध संग्रह जो है उठ जाग मुसाफिर। अब हम देखते हैं उठ जाग मुसाफिर जो निबंध संग्रह है उसमें कितने निबंध। अब हम देखते हैं कि जो उठ जाग मुसाफिर निबंध है उसमें कितने निबंध संग्रहित हैं। तो जो उठ जाग मुसाफिर निबंध है उसमें कितने निबंध संग्रहित हैं? 10 निबंध। और यह निबंध संग्रह हम पूरा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो निबंध है इसी निबंध संग्रह पर संग्रहित है, इसलिए हमें इस निबंध के पूरे निबंध पढ़ना, पूरे निबंध के नाम पढ़ना जरूरी हो जाता है, और वो किस क्रम में है उसको भी जानना जरूरी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, ये पहले नंबर पे है। नमो वृक्षेप दूसरे नंबर पे है। उठ जाग मुसाफिर तीसरे नंबर पे है। केना चौथे नंबर पे है। ग्रीष्म बहार पाँचवें नंबर पे है। ताता हकीम छठवें पे है। टिंडेटियाँ चोट से उबरा समय सवाल सातवें पे है। चिंता भारत के उजड़ते गाँव की 8वें नंबर पे है। गाँव बनाम गाँव में 9वें नंबर पे है। सवाल जीवन का 10वें नंबर पे है। तो जो निबंध संग्रह जिस क्रम में आया है उसको उसी क्रम में याद करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि पेपर पे क्या होता है कि पेपर पे कई बार आपसे जो है तो ऐसे भी पूछ सकता है कि उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में कितने नंबर पे संग्रहित है? 3 नंबर पे संग्रहित है। या ऐसा दे देगा कि ऊपर के 4 निबंध दे देगा, इनको बोलेगा कि उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह के हिसाब से यानी कि उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह के हिसाब से क्रम जो है तो अरेंज करें। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इनका क्रम हमें याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं जो क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया था मैंने क्वेश्चन। अब आप जो है तो एक बार इन क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। यहाँ पे मैं इन क्वेश्चनों को दोबारा तो नहीं पढ़ूंगा, सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैंने पहले कर दिया है। अभी मैं बस इनका आंसर बता देता हूँ। तो आपके पास समय है 3 सेकंड का, आप इनका आंसर दे सकते हो या फिर वीडियो पॉज कर सकते हो। ठीक है, इसका उत्तर आपका होगा बी। जो ये आपका क्वेश्चन है इसके लिए आपको 3 सेकंड का दिया जाता है, उसके बाद मैं आंसर कर दूंगा 1 2 3। इसका उत्तर होगा डी। ये क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको आंसर कर दूंगा, इसके लिए भी आपको जो है 3 सेकंड का समय दिया जाता है। 1 2 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, हमने जो है तो ये 2023 के PYQ भी देख लिए हैं। अब आपको अनुमान हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। वहाँ जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत धधाकार साहस मिलेंगे, सदाबहार से दिखेंगे फुल्ल कुसुमित, ऐसी संक्रामक निरोगिता की प्रतिमूर्ति चाह ग्राहक कम नहीं होते। सो घिरे होंगे गांव के इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से, कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से, क्या लोगे भाई कहाँ टिक रहे हो, उनके गुरु गंभीर जीवना अनुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में। अच्छा चलो मनोरंजन ही सही, पिछली बार गया था तो एक सवाल खड़ा मिला था, आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में तो खड़ा कर दिया, पर पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा कोई, तो उसका क्या होगा। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिर परिचित चेहरा मुक्त हास बिखर गया, और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है, और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है तो तुम चाहो ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वमेव उतर आता है कि नहीं। और फिर वही मुक्त मृदु हास, और तब ऐसा लगा जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी हो गई हों, मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हों। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, यही कारण है कि जवानी संचय होती है, यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। वाह, अभी जो अपने ये पढ़ा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो लेखक कहाँ जा रहे हैं, लेखक जा रहे हैं जगदीश बाबू के यहाँ पे। वो बता रहे हैं कि जब मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो फुल कुसुमित ऐसी निरोगिता से, मतलब कहीं गाँव में गिरे होंगे खुशहाल हो गए, लेकिन मैंने देखा कि वो क्या है,
वो अभी तो अपना पुराना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब मैं गया तो मुझे ऐसा लगा था, और जब मैं गया था तो जाते ही मुझे एक क्वेश्चन खड़ा मिला था कि आपने इतनी बड़ी पुस्तकालय तो खोल दी लेकिन पढ़ने वाला तो कोई नहीं है। तभी लेखक जो हमारे जगदीश बाबू हैं तो उन्होंने जवाब दिया था कि इसका उत्तर अपने आप से पूछो, है ना, कि भाई सुबह होती है रात होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रभात नहीं होगा, प्रभात भी होगा। उसके बाद बोलते हैं कि जगदीश बाबू का मुक्त हास बिखर गया और आधा उत्तर प्रश्नकर्ताओं को इसी से मिल गया, है ना। फिर उन्होंने क्या बोला, अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है, तुम चाहो ना चाहो प्रभात स्वयं में उतर आता है कि नहीं। तो ये उन्होंने क्या बोला कि बता रहे हैं कि प्रश्न इन्होंने कर दिया। उसके बाद ये दिनकर की पंक्तियाँ हैं, दिनकर की पंक्तियाँ हैं कौन सी, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। बता रहे हैं कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि देखो जवानी में क्या होता है कि जितना भी व्यक्ति जब जवान होता है, यंग होता है, काम करने की योग्य होता है, तो इधर उधर से धन ला करके पूरा क्या करता है, संचित करता है धन। और जैसे ही बूढ़ा बूढ़ा होता है तो क्या होता है, वही धन को दो तो दान करना शुरू कर देता है। कहीं यज्ञ करवा रहा है, कहीं पंडित जी से पूजा करवा रहा है, कहीं तीर्थ यात्रा घूम रहा है तो क्या कर रहा है, दान कर रहा है। बोलते हैं जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। जवानी एक्सपीरियंस नहीं होता जवानी पे क्या होता है, एकदम नए नए होते हैं, एकदम जवानी की स्टेज पे गए होते हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन सुंदर होता है, जीने में मज़ा आता है, एनर्जी रहती है। वहीं बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापे में एनर्जी तो जितनी ज़्यादा नहीं रहती लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, पूरे जीवन का अनुभव होता है, तो इसलिए बुढ़ापा महान होता है। लो गाँव वालों, बहुत लगन के साथ जवानी में संचित किया यह विशाल पुस्तकालय आयु के 95 पड़ाव पर मैं सौंप रहा हूँ। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लेखक ने पुस्तकालय किस एज में खोला या किस एज में सौंपा, तो 95 की एज में। लेखक की एज कितनी थी, 95। संभालो अपनी थाती, और वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते। लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में देखा। जरा तुषार भिन्नता शरीर सरोजनी, पूरा श्लोक मुँह से करते करते रह गया। अभी नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे कहीं छोड़ जाने वाला नहीं है, मात्र निथेष्ट उतान पड़े सोए हैं चौकी पर, बिस्तर नहीं है, मात्र या शेष निशाच सोए पड़े हैं चौकी पर, बिस्तर नहीं है। अधो वस्त्र के रूप में खादी अंडरवियर और खादी का एक पुराना गमछा ओढ़े हैं, वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं हैं। फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम धावल धुले वस्त्रों के लिए वो प्रतिमान समझाते थे। उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे पत्रादि लता पत्रादि से घुरे पूरे प्रांगण को घेर कर जो एक अर्धघनी है, वह बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़े धुलने के बाद सूखने के लिए डाल दिए गए हैं। वस्त्रों, धोती, कुर्ता, बंडी, चादर, गमछा आदि से सज्जित मिलती है। उनकी एक विशिष्ट पहचान रही है, आगंतुक इन्हें देखकर अनुमान कर लेता है कि वो मौजूद हैं। तो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर यह ऐसी बीमारी, बेपनाह मौजूदगी कोई व्यक्ति के पास नहीं है। तो क्या मान लें कि बूढ़े के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन नाती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। यहाँ पे जो हमारे लेखक बता रहे हैं कि वो जिनसे मिलने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि वो बता रहे हैं कि जो पहली बात यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने जो लाइब्रेरी खोली तो वो 95 की एज में खोली, उसके बाद मतलब दान किया। उसके बाद बोलते हैं कि जब वो बूढ़े हो गए तो उनके पास कोई नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके पास कोई मौजूद नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पे श्लोक लिख दिया कि बूढ़े के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, नाती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। उसके बाद वो ऊपर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जो व्यक्ति कभी चमाचम सफ़ेदी खादी के लिए जाना जाता था, आज वो इतने गंदे कपड़े पहने हुआ है। और फिर उसके बाद वहाँ का जो है आंचलिक दृश्य प्रदर्शित करते हैं कि वहाँ पे वस्त्रों की धोती, कुर्ती, बंडी, चादर, गमछा आदि सज्जित मिलता है, यानी कि वो वहाँ पे लगे हुए मिलते हैं। उसके बाद है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ सेवा करने वालों का कोई अभाव है और ना ही मौत का इंतजार था। वे बीमार थे, कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था आश्रम एक सुहावन पावन जैसा आवास उदास था। उधर मैं अपने सोच में डूबा था, इधर कई लोग वहाँ पहुँचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा देखो, बाबा देखो, आपसे मिलने कौन आया है। बाबा क्या बीमार थे तो अभी वो बाबा क्या है, बाबा आंखें मूंदे पड़े रहते थे। तो जैसे ही लेखक गए तो वहाँ जितने लोग थे तो बाबा को जगाने लगे। बाबा देखो, आपसे मिलने कौन आया है। उन्होंने आंखें खोल कर देखा, अरे शरद चंद्र जी बैठ जाइए। अर्थात उन्होंने मुझे पहचान ना सके। अभी लेखक बोलता है कि जब मैं गया तो उन्होंने पहचान नहीं सके। क्यों? क्योंकि शरद चंद्र जी उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। भीतर से बेचैनी होने लगी। वे सामने वे ही तो थे, पर कौन बोल रहा है। कितना क्रूर, कठोर और दुर्गम। समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके एक स्वजन ने कान के पास मुंह करके जोर से मेरा नाम बताया, जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा, बारंबार क्षमा, 1000 बार क्षमा। बैठिए बैठिए, शरीर है ना कि ठीक होता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाए। आप कहेंगे तो इलाहाबाद या दिल्ली तक चलेंगे। अरे आपको चाय पिलाओ। जैसे होता है ना कि हमारे घर पे कोई आता है तो हम क्या करते हैं,
बैठिए बैठिए, उसके बाद उसको जो है चाय या खाने के लिए पूछते हैं। वैसे ही यहाँ पे हुआ कि पहले तो वो पहचान नहीं पाए क्योंकि बीमार थे और उनकी आंखों पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे ही लेखक गए उनके पास तो बोलते हैं, अरे शरद चंद्र जी आइए, बैठ जाइए बैठ जाइए। जब कोई उनके कान में लग के बताता कि अरे शरद चंद्र जी नहीं है, ये वो हैं मिस्टर जगदीश बाबू, मतलब इनका जो भी नाम था लेखक का, बताते हैं विवेक राय हैं यहाँ पे लेखक का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब बताते हैं तो बोलते हैं क्या कि अरे बैठिए बैठिए, बारम्बार क्षमा, हज़ार बार क्षमा कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, बैठिए आपको चाय पिलाओ भाई, स्वागत करो। ऐसे वो बिठाते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, भाई भोजन का वक्त भी है, फिर ना हो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। देखो वो बीमार हैं, उनको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, लेखक को पहचान भी नहीं आए थे। उसके बाद भी क्या बोल रहे हैं कि भोजन का भी व्यवस्था है, मतलब आप भोजन खा के जाओ और हो ना हो आज एक पुस्तकालय की मीटिंग भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए, लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वहीं थी, पर उनका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था। ठंडापन छिप नहीं रहा था, सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही यह क्या हुआ? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है? अरे यह क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतक, जीवन शैली में आजीवन रसे बसे, सदाबहार, स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध, ग्राम मानसी, सुरुचिपूर्ण सुबेश में सदा साहस मिलने वाले इस समाजसेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ। लेखक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर के एकदम तेजस्वी शिक्षक थे और इनको मैं आज ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ। ये इतने एनर्जेटिक थे, इतना काम करते थे देश के लिए, कैसे मैं इनको देख रहा हूँ। इनके अंदर ठंडापन है जो कि छिप नहीं रहा, लेकिन बाहर से कैसे दिखा रहे हैं, एनर्जेटिक दिखा रहे हैं। तो लेखक बोल रहा है। उसके बाद क्या है, लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिज्ञासा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना, यही बुद्धिजीवी के जीवन का कविंद्र दीपित दिख रहा है। मरिते चाही न आमी सुंदर, भुवने मानवेर माझे आमी बचिकारे चाई, पर विश्व जगेतर माझदाने, दड़ाइया बजाइब सौंदर्यवासी। मकान जर्जन होने से क्या, मकान मालिक जवान है, इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़े होकर बंसी बजाएगा, हाय रोक हाय दया उसकी बलाए। नहीं, यह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन, कोई शिकवा शिकायत नहीं। अपने प्रिय कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया और निरंतर हो रहा। क्या हो रहा? शायद सुमिरन भजन आश्चर्य। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहा है लेखक, कि मकान भले भी जर्जर हो, लेकिन मकान मालिक कैसा है? सुंदर है, जवान है, जिएगा, अभी बंसी बजाएगा, रोग से लड़ेगा, बलाए नहीं, रोए धोएगा नहीं। वो उनके बारे में बता रहा है, जो कि जगदीश बाबू जो कि अभी बीमार हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो रोएगा धोएगा नहीं, जो भी समस्याएं उनसे लड़ेगा। अपने प्रिय कबीर, देखो अभी अगर अपने एग्जाम पे पूछे कि उनका कबीर यानी उनका प्रिय कवि कौन था, तो प्रिय कवि कौन है? कबीर दास। तो कबीर दास की तरह वो क्या है, मैदान में सोया हुआ है। इधर मैं एक स्वाजन से उनकी आत्मप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हों अमर स्वर में, अर्धमुधी आंखों में बोलते जा रहे थे, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घीऊ, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पीऊ, झूठे सुख को सुख कहत मानत हैं मन गोद, जगत चबेना काल को, चहक कर अंतकाल तुम सुमिरन गति, और फिर चहक कर कुछ मौज में। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन करे, राम बिना दुख कौन हरे। लेखक यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लेखक वहाँ पे उनके बारे में बता रहे थे कि जो उनके घर के कोई सदस्य थे, लेखक उनके घर के सदस्यों से जो है तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जैसे कि नॉर्मल होता है कि हम अभी किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ पे जाएँ तो क्या होता है कि अगर जो बीमार व्यक्ति होता है तो हम बीमार व्यक्ति से पूछेंगे, सदस्यों से पूछते हैं कि और सब ठीक है, खाना पीना ये खाते हैं कि नहीं खाते, और दवाई ववाई ठीक से हो रही कि नहीं हो रही, और बात कर लेते हैं ठीक से नहीं कर लेते, हम हाल चाल लेते हैं। वैसे ही लेखक जो है तो उनके घर के सदस्यों से हाल चाल ले रहा है। और जो हमारे यहाँ के जो है तो इसके पात्र हैं तो क्या कर रहे हैं, वो अर्धमुदी आंखों में जैसे लेखक को सुना रहे हों उस तरह गाना गा रहे हैं कि गोपाल नाम, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घीऊ, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पीऊ, इस तरह वो गाना गा रहे हैं। और फिर चहक कर क्या बोलते हैं, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन करे, राम बिना दुख कौन हरे। उसके बाद तराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, अब चलने को आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगली बार जल्दी आइएगा तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाएगा। कौन कह रहा है ये? जो जगदीश बाबू हैं, तो लेखक से कह रहे हैं कि अगली बार आप जल्दी आइएगा तो जो अपना पुस्तकालय है जो कि 95 की पड़ाव में हमने दान किया है समाज को, उस पर हरि कीर्तन करवाया जाएगा। वही मुद्रा, वही अर्धमुदी आंखें, वही निर्भाव भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हूँ, आत्मलीन आत्मसंबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूँ, इस राम नाम लड्डू, सुमिरन भजन, हरि कीर्तन, राम बिना दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव से नहीं देखा। फिर हरने में माता की सनातन भूमिका स्मरण, उनके जीवन चिंतन शैली को देखते
ये बेमेल पर गले से उतर नहीं रहा था। तो क्या मान लें कि यह हारे को हरी नाम वाली स्थिति है? मगर हारे कहाँ हैं? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ तो जीत ही जीत है। अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की श्रेष्ठतम स्थिति की अधि व्याधि सहित मौन को पछाड़कर आदमी की अपनी मौत में दहाड़ता रहे। नहीं, यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं है। कहाँ कहाँ किसी बीमारी या डॉक्टर स्वजन की चर्चा हो रही है। चर्चा गोपाल नाम घी की, अर्थात अगले पड़ाव की चलते चलते घी में खाकर तगड़े बन जाएंगे। यही आदर्श वीरता है। यहाँ पर क्या निबंध पे है कि लेखक जब उनके मुंह से सुनते हैं गोपाल नाम घी, हरि कीर्तन, सुमिरत भजन, तो लेखक को लगता है कि क्या यही स्थिति है जो व्यक्ति मरने से पहले भगवान को याद करता है? कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है। लेकिन फिर लेखक को लगता है कि यहाँ पर जो है तो इन्होंने कभी डॉक्टर वगैरह का, बीमारी का तो कोई बात हमारे की नहीं है। अभी भी ये क्या बोल रहे हैं कि चलिए चलते चलते पुस्तकालय की एक मीटिंग कर लेंगे, अगली बार आइएगा तो हरि कीर्तन करेंगे। तो बोलते हैं ये मन से तो बहुत आनंदित फील कर रहे हैं, मन से बहुत जीते हुए फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो ये फिर अंतिम पड़ाव कैसे हो सकता है? ये तो अंतिम पड़ाव है नहीं, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो यहाँ पे तो मन की जीत ही जीत है, तो ये अंतिम पड़ाव तो है नहीं। और क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर और स्वजन की कोई चर्चा कर भी नहीं रहा है कि जैसा कोई बीमारी में करता है। ठीक है, इस पैराग्राफ पे क्या है कि यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका? वह तो एक कल्पित रूप है, क्या उसका, जिसके लिए मैं का प्रयोग करता है। नहीं, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह रहा है। वह अलक्षित है जो दिखाई पड़ रहा है। अगणित बंधनों में जकड़ा वह नहीं है, गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध, अर्जित ज्ञान भी महामारम बंधन। जो अब यह परम पुरुषार्थ को देखो, यह निर्बाध असंध है। पुरुष इस बंधे हुए फूले गुजर जाने के लिए अध्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन, कबीर आदि से लेकर दिनकर पंत प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो ये लेखकों के नाम आए हुए हैं ये और कवियों के नाम आए हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित निबंध में कौन कौन से नाम नहीं आए या फिर कौन कौन से नाम आए हैं। तो यहाँ पे निराला का आया हुआ है, अरविंद का, राधा कृष्णन का, कबीर का, दिनकर का, पंत का, प्रसाद का, प्रेमचंद का। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अपना दीप अपने आप जिया, अपने वेद अपने अनुभवों की राशि बिल्कुल पुराण। तो क्या माता बिन आदर कौन करे, उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अवश्य ही बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावक गोद का आश्रय चाहिए। उसके अंदर में निर्द्वंद विश्राम है, उसके आदर में निर्द्वंद विश्राम है, वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में विश्राम की आश्रय की स्थिति है। इसलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हुए क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो किसी याद करें। उस आदर का स्मरण मात्र एक दुखद सहलाव है, संतना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाव है, हर्षित विराम है। किसी कवि की पंक्तियाँ उमड़ रही हैं। ये किसी कवि की पंक्तियाँ क्या बोले? माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार बंधा हुआ जिस तार से सारा घर द्वार, यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाव। थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छाव चाहिए, माता बिन आदर कौन करे। कुल मिलाकर यह नीच घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपाधापी से श्रम की छुट्टी मिले, दासत्व से छुट्टी मिले, सर्वे ही आत्मग्रह राजा। स्वास्थ्य रहे तो सनद रहे, तो जो देखा सो सुना, जो सोचा समझा, कुल मिलाकर जो जिया, वह सब मोह मूल परमारथ नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इन्हीं सारी व्याधियों ग्रस्त दुखिया सब संसार उलटवासी में जीती हैं। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं, बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आँख, कान, दिल, दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना, व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त हैं। वह अब तंदुरुस्त नहीं है, उनके अंग काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, उसके भीतर उसका संचालन नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने स्वजन के साथ होना, स्वस्थ होना। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोह होगा, निर्द्वंद निश्रेष्ठ होगा, बेपनाह बेपहचान होगा, वही बोल सकेगा माता बिन आदर कौन करे। भाव रोग रोगी माता का नहीं, रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का, राग अलापता विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी, राम नाम लड्डू बटे। तो मास्टर साहब स्व में स्थित हैं, बांट रहे हैं। लो दुनिया के लोगों, लड्डू लो, घी मिश्री लो, और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो।
राम बिना दुख कौन हरे, और मेरे लिए माता का प्यार आलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वर्ण स्थिति है, जब चाहे चली गई तो जीवन चिंता कहाँ टिकेगी। और फिर तो मनुआ बेपरवाह है, क्या मस्ती है। जिसको जिसको कछू न चाहिए वह शहंशाह है। इस शहंशाह पर संसार की निगाह नहीं पड़ती, वह देखती है। यह शरीर है, बीमार है, अधिक नहीं चलेगा, मगर वह रुकता कहाँ है। यह जो है सब नई यात्रा का प्रस्थान प्रक्रिया है। यह वंशासी जीर्णानि को त्यागने और नवन ग्रहति के मध्य सचल परिदृश्य है। पावन पावन पावक मृत्यु रे तहु मन श्याम समान। रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता, तुम्ही हो माता तुम्ही हो पिता, अब तुम्हारा प्यार ही वंचित है। संसार पीछे छूट गया है, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को जी रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। ये जो लेखक जिसके यहाँ पे गए थे जगदीश बाबू, उनके बारे में लेखक बोल रहे हैं कि एक समय पे ऐसे एनर्जेटिक थे, तो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ऐसे गीत गाया करते थे कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब कैसा लग रहा है, अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। क्योंकि अब वो बीमार है, इसलिए लेखक ऐसा महसूस कर रहे हैं। कहाँ चले माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब संभव है। भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद, अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। बोल रहे हैं कि हम भारतवासी कितने, पहले तो लेखक के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ चले, माता का प्यार पाने चले, लेकिन माँ तो अब रही नहीं क्योंकि माँ तो जा चुकी हैं। फिर बोलते हैं कि भारतवासी, हम जितने भारतवासी हैं कितने सौभाग्यशाली हैं, हमको माताओं की कौन सी कमी, हमारे पास तो इतनी माताएं हैं, धरती माता हो गई, गंगा माता हो गई, गीता माता हो गई, गायत्री माता हो गई, है ना। तो यहाँ पे माताओं की क्या बता रहे हैं, माताओं के बारे में बता रहे हैं। देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावनात्मक संबोधन वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं। इस 20वीं-21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात है, परंतु भावनात्मक संबंध रखने वाली माताओं के स्नेह को सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और बहुत आशीर्वाद ही शक्तिशाली होता है। साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं है, वह सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास, पुराण में जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भाव में तब समाहित हो गई थी जब वंदे मातरम, क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुध में अलग जगा रहे हों। माता बिन आदर कौन करे। हाँ, साक्षी मैं हूँ। मास्टर साहब का जीवन प्रभात फेरी और पूर्वाज का जीवन है। विजयी विश्व तिरंगा तैरा, भारत माता जननी हमारी, उसको शीश झुकाएंगे, जैसे गीतों की गुंजार में रमा हुआ था। सबसे पहले उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा। उनके गांव पर एक बारात में गया था। गर्मी का दिन था, वहाँ सारा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव है। सुबह लगभग 4 बजे समवेत की आकर्षक गति मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस था और वहाँ गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा था। हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए दो कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया कि आगे आगे जो 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए हुए, एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं। उनको लोग संत जी कहते हैं। जो युवक है कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम जगदीश है। यह प्रथम दर्शन था। परिचय का बाद पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। वास्तव में यह उठ जाग तथा उत्तिष्ठित जागृत के प्राक ऋषि आवाहन को नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उतरती संध्या बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़े। माता बिन आदर कौन करे, जन्मदात्री माता की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई हो। ऐसी भाव रूपांतरण स्वाभाविक है।
उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नव जागरण के प्रति समर्पित और गहरी संसक्त समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र बनाम आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का प्रभाव इस प्रकार है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खूबत है, जो जागत है वो पावत है। देखिए यहाँ पे लेखक बता रहा है कि जब मैंने जगदीश बाबू से मिला तो क्या हुआ कि वो उनके गांव पे किसी बारात पे गए हुए थे और जब वे सो रहे थे तो सुबह 4 बजे इनके कानों पे, जब इनकी मीठी मीठी नींद चल रही थी तब इनके कानों पे कुछ गीतों की आवाज़ टकराई। ठीक है, जब वे उठते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो आगे आगे दो युवक हैं उनको लोग संत जी बोलते हैं, और जो युवक है वो कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम जगदीश बाबू है। और ये लेखक जो है तो जगदीश बाबू से प्रथम बार मिलते हैं, और जब दूसरी बार मिलते हैं अच्छे से जब परिचय होता है उस टाइम पे क्या होता है कि उन्हें याद है कि अभी बता रहे हैं कि प्रभात जब सुबह सुबह वो गीत गा रहे थे तो कौन सा गीत गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। और लेखक दूसरी बात यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि पता नहीं यह गीत आत्म जागरण वाला था या राष्ट्र जागरण वाला। पहले तो ये राष्ट्र जागरण के नाम पे गाते थे, परंतु अभी ये कैसे गाते हैं, खुद गाते हैं शायद आत्म जागरण के माध्यम से। लेखक बताते हैं कि ये जो गीत है इनका ये फेवरेट गीत है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती थी। मास्टर साहब कहते, गीत में रब का, प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की तो हम वासियों ने अपनी फुट मत का गाफिल होने तथा सोए रहने का पाप किया है, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदनीय है। और अगली पंक्तियों में जागने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान अंत में कहा गया है। जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होत। वो यहाँ पे बता रहे हैं ना, देखो देश में वो बता रहे हैं अभी उस टाइम पे देश क्या था, उस टाइम पे देशों पे अंग्रेजों का शासन था। तो वो बता रहे हैं कि हम भारत वालों ने एक गलती की है, कौन सी, सोए रहने की गलती की है, और उसी का पाप हम भुगत रहे हैं। पाप कौन से भुगत रहे हैं कि देश अब जो है तो पराधीन बना हुआ है। तो वही बता रहे हैं कि अब जो है तो जगने, एकजुट होने, कुछ करने का आह्वान करने के लिए क्या बोल रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं। फिर वो अंतिम में क्या बोलते हैं कि जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होत। मतलब कि जब अब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन तो हो गया, अब पछताने से क्या होगा। तो इस जागरूकता मंत्र उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसलिए जागने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और कोई सिंह भी है। तो यह क्या करता, जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका और फिर फांसी चढ़ने जा रहा है। भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि हैं जो कि इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की माद में आया आज सियार, और फिर वही जागो जागो नागपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद के रूप में नव जागरण मंत्र फूंक रहा है। बीती विभावरी जागरी, शुरुआत भारतेंदु ने की, डूबत भारतनाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों के रूप में नव जागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जागे हैं, जगा रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर प्रभात फेरी में यह श्रृंखला गीत गुंजाश से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदनी माँ को ना भूलो, राग में अब मत झूलो, हो जहाँ बलि शीस अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु त्याग, बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह है, जैसा उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चापकर चूर चूर हो गया हो। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए हों, पथ भ्रष्ट हुए ऐसे कि देश के कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी कमाई, पार्टी, प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धन बल तंत्र बहुतंत्र वाले अंधे अंधे युग भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे हैं। अब नच्चो बहुत गोपाल, शोर मचावे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले, किस सोए देश को जगाए। अब मान लो पुस्तकालय उसका भारत है। अंधेरी रात के बाद प्रकाश आना ही है। तब वह घर लौटे, माता की बाट देख रहा है। माता बिन आदर कौन करे, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। देखिए दोस्तों, आपका ये निबंध यहाँ पे समाप्त हो चुका है। आप ये जो निबंध को देख लीजिएगा, और अगर आपको यह निबंध पसंद आया तो आप इस वीडियो को जो है तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको पढ़ाने के क्रम में कोई सुझाव दे रहा है तो आप ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा, आपके सुझाव का स्वागत रहेगा।